ओके, तो बेसिकली हम लास्ट क्लास में एड्रिनल एड्रिनल थे, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि जो एड्रिनल मेडुला होता है वो बेसिकली एचपी एक्सिस से ही कंट्रोल होता है, ठीक है, यानी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड का दो पार्ट्स होते हैं, मेडुला एंड कॉर्टेक्स, ये सबको बताओ, ठीक है। फिर हम इसके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में देख रहे थे कि कोई भी अनबियरेबल इंटेंस स्ट्रेस हो वो कॉन्फ्लिक्ट को एक्टिवेट कर देता है। अब ये स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है, कोई भी फियर, स्लाइटेस्ट फियर भी हो सकता है जिसको आपका पर्टिकुलर जो पेशेंट है वो बियर ना कर पाए, ठीक है। कोई भी अनबियरेबल स्ट्रेस इस कॉन्फ्लिक्ट को एक्टिवेट कर देता है। इसमें क्या क्या है, अभी जैसे ही कोई कॉन्फ्लिक्ट आया तो बेसिकली जो मेडुला होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कैटाकोलामाइंस के लिए। ये कैटाकोलामाइंस होते हैं जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं, जैसे कि डोपामाइन, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमारे बॉडी में सिंपैथेटिकोटोनिया को लाने के लिए जो हार्मोन्स, जो केमिकल का रिक्वायरमेंट्स होता है वो कैटाकोलामाइंस है, ठीक है। ये क्या है, डोपामाइन, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन, ठीक है, ये मेजर। तो जैसे ही कोई कॉन्फ्लिक्ट आया तो अब जैसे कि कोई, ऐसे समझो इसको जैसे कोई स्ट्रेस पीरियड है, ठीक है, स्ट्रेस का पीरियड से उस स्ट्रेस के पीरियड को निपटने के लिए, उससे लड़ने के लिए, ठीक है, आपकी बॉडी को चाहिए कुछ मिलीग्राम या ग्राम में हार्मोन्स। जैसे कि एड्रेनलिन को ले लो, कोई फियर है सडन, आप कहीं जा रहे हो, आपके पीछे डॉग आ गया, उस डॉग से भागने के लिए, बॉडी को अलर्ट करने के लिए एड्रेनलिन और एड्रेनलिन चाहिए, ठीक है। अब ये इनका कुछ अमाउंट में, फिक्स अमाउंट में सिक्रीशन होता है हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी को चलाने के लिए, ठीक है। अब अगर कोई स्ट्रेस कंटिन्यूअस बना रह गया, थोड़ा लंबा टाइम तक चला गया, तो अब बॉडी को क्या हो रहा है, अब बॉडी को ये हार्मोन्स और चाहिए, ठीक है। अब बॉडी को कंटिन्यूअस अलर्ट के स्टेट में रहने के लिए इन हार्मोन्स की डिमांड बढ़ गई। जब इन हार्मोन्स की डिमांड बढ़ी तो बॉडी के उन पार्ट को मैसेज गया जो इन हार्मोन्स को बनाते हैं, और इनको बनाने वाला कौन है, मेडुला, एड्रिनल मेडुला, जिसे आप देख सकते हो, ये जो येलो 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 पार्ट है ये एड्रिनल मेडुला का पार्ट है, ये वाला, ये येलो वाला पार्ट। अब जैसे यहां मैसेज गया कि हार्मोन्स उस पर्टिकुलर स्ट्रेस पीरियड को कंपीट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स है, जो उस पर्टिकुलर टाइम पे इवेंट्स पे जो जितने रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ की जो सेल्स थी जिन्होंने इन हार्मोन्स को बनाया, जिसको क्रोमैटिन सेल्स बोलते हैं, उन्होंने अपना नंबर इंक्रीज करना चालू किया। क्यों नंबर इंक्रीज करना चालू किया, ये हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, क्योंकि ये ओल्ड ब्रेन से कंट्रोल होती है, और ओल्ड ब्रेन में कॉन्फ्लिक्ट जब आता है तो वहां पे नंबर ऑफ सेल प्रोलिफरेट होते हैं, बढ़ते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि उनको सिक्रीशन को बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है, बढ़ते हैं नंबर ऑफ सेल्स और हार्मोन्स ज्यादा सिक्रीट होने लगता है। ये पर्पस होता है कि क्यों नंबर ऑफ सेल बढ़े हैं, ठीक है। अब इन्हीं सेल्स के बढ़ने को ही कुछ टर्म भी दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे अभी हम कल कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज पे छोड़े थे इसको, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में सेल का प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा। अब इसका बायोलॉजिकल पर्पस हमने आपको बताया, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग एक्यूट स्ट्रेस, टू प्रोड्यूस मोर हार्मोन्स। अब जब यहाँ नंबर ऑफ सेल बढ़े तो यहाँ पे कुछ साइन एंड सिम्टम बॉडी शो करेगी। वो क्या है, जैसे कि आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी। आप जब भी सिंपैथिक और टोनिक स्टेट में होते हैं आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, इन हार्मोन्स, इन कैटाकोलामाइंस के इन्फ्लुएंस में आके, ठीक है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। अब हार्ट बीट क्यों बढ़ी, इसका भी रीजन है। हार्ट बीट बढ़ी ताकि
आपके मसल्स, आपके लिम्ब में जो, जैसे कि कोई स्ट्रेस पीरियड है, जरूरी नहीं कि लिम्ब भी हो, जो भी ऑर्गन या टिश्यू उसमें उस स्ट्रेस पीरियड को रिजॉल्व करने के लिए जिम्मेदार होंगे या इन्वॉल्व होंगे, वहां पे सप्लाई ज्यादा आ जाएगी। क्यों जाएगी? ताकि वो बेटर मैनेज कर सके। तो हार्ट बीट क्यों बढ़ी? ताकि वहां पे ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन की सप्लाई ज्यादा की जा सके, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन पहुंच सके। ठीक है। तो बॉडी ने क्या किया, जैसे ही एक्यूट स्ट्रेस आया, अनबियरेबल स्ट्रेस आया, तुरंत ये हार्मोन्स का सिक्रीशन हुआ और उसके इन्फ्लुएंस सिम्टम हमें देखने को मिला। तो वो साइन एंड सिम्टम है कि रैपिड हार्ट बीट, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, एक्सेसिव स्वेटिंग। स्वेटिंग क्यों होगी? क्योंकि वो पर्टिकुलर पार्ट, कहीं भी आप स्वेटिंग, आपको पेशेंट मिलते हैं ना कुछ जिनमें स्वेटिंग एक्सेसिव होती है, तो कहीं ना कहीं उनका एचपी एक्सिस ऑन है। क्या ऑन है? एचपी एक्सिस। एचपी एक्सिस हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। अब स्वेटिंग क्यों हुई? स्वेटिंग होती है टू कूल डाउन। किसको कूल डाउन कर रहा है? जहां पे आपको स्वेटिंग मिले, जैसे किसी को फेस पे मिलती है, किसी को बैक पे मिलती है, किसी के हाँ पाम एंड सोल पे स्वेटिंग मिलती है, तो उसका भी रीजन यही है कि वो पर्टिकुलर पार्ट अंडर स्ट्रेस काम कर रहा है। जहां पे पसीना ज्यादा हो रहा है, वो पर्टिकुलर पार्ट अंडर स्ट्रेस पे काम कर रहा है। तो हमें ये कोरिलेट करना है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन और पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का काम क्या है। जैसे हाथों का काम क्या है? कुछ करना। तो वो कुछ कर नहीं पा रही, करना तो चाह रही है, कर नहीं पा रही है। ठीक है, तो वहां से स्वेटिंग ज्यादा आ रही है। फेस पे स्वेटिंग, फेस टू फेस, किसी सिचुएशन को फेस कौन करता है? हमारा फेस करता है। हमारा फेस हमारी आइडेंटिटी होती है। कहीं ना कहीं वहां पे वर्क लोड ज्यादा है। वो पेशेंट, पर्टिकुलर पेशेंट जो फेस पे पेस्पायर कर रहा है, वो सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो आपको देखना है कि आपका पेशेंट जो है उसको पसीना कहाँ पे आ रहा है और उस पर्टिकुलर पार्ट का काम क्या है। वो आप उस काम के बेसिस पे आप पेशेंट की हिस्ट्री में घुस जाओगे, सीधा एंट्री ले लोगे, और वहां से आपका पूरा केस निकलता है फिर। ठीक है। तो हमने अभी भी क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगेगी। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉर्मल स्वेटिंग बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन ये जरूरत से ज्यादा होने लगे, पेशेंट को एग्जॉस्ट करने लगे, तब हमारे लिए वो उठाने के लिए होता है। ठीक है। या इसमें कोई एबनॉर्मलिटी मिले, जैसे कि स्टेनिंग मिलने लगे, जैसे कि इसका स्मेल बहुत पुट्रिड हो जाए। ठीक है, एक नॉर्मल स्मेल पसीने में होती है, ज्यादा जब होने लगे तब हमारे लिए ये पिकअप करने का सिम्टम होता है। एंड एंजाइटी, लास्ट वन सिम्टम जो है वो है एंजाइटी। आप एक्यूट स्ट्रेस के कंडीशन में हमेशा एंसियस हो जाते हो। क्यों एंसियस हो जाते हो? क्योंकि हमारा एनालिटिकल ब्रेन काम करना बंद कर देता है। हम अंडर फियर फियर काम करते हैं, जो एक्शन एंड रिएक्शन वाली चीजें होती, तो वो सारी चीजें आपको एक कोई किसी एक डिसीजन पे नहीं ले जा पाती। क्यों नहीं ले जा पाती? क्योंकि एनालिसिस तो हो नहीं रहा है, अपर ब्रेन तो इन्वॉल्व नहीं है, लोअर ब्रेन खटाखट एक्शन रिएक्शन हो रहा है, सोचने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो वहां पे आपको एंजाइटी मिलती है, स्वेटिंग मिलता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा, हार्ट बीट बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर, जैसे अब हमारे पास क्रोनिक ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट आते हैं, तो उनमें भी जब स्टार्ट होगा तो एचपी एक्सिस से ही स्टार्ट होगा। आपको उनकी भी हिस्ट्री में वही सेम चीज करना है। आपको देखना है कि आपके पर्टिकुलर पेशेंट में एचपी एक्सिस कहाँ और कैसे ऑन हो रहा है, आपका पेशेंट कब अंडर स्ट्रेस में जा रहा है, कब से उसको दिक्कत आ रही है, ऐसा क्या उसके लाइफ हिस्ट्री, लाइफ सिचुएशन में हुआ जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर रेज करने लगा। ठीक है। ओके। आवाज तो क्लियर आ रही है? कल कुछ लोगों ने कहा था कि आवाज नहीं आ रही। कोई बताए, आवाज तो क्लियर आ रही है ना? ओके। अब क्या है, विद लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी, ए कॉलीफ्लावर शेप ग्रोथ referred to as an adrenal cancer or pheochromocytoma.
अभी इसी एड्रिनल ग्लैंड में एक कैंसर डेवलप होता है जिसको बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। ये क्या है? ये कि जब यही स्ट्रेस पीरियड लॉन्ग टाइम तक रहा तो जो नॉर्मल सेल ग्रोथ है वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो गई और वहां पे एक कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ बन गई। हमेशा जहां भी सिक्रिस्टरी टिश्यूज होंगे वहां पे जो ग्रोथ बनती है वो कॉलीफ्लावर लाइक बनती है, और जहां पे एब्जॉर्प्शन करने वाले टिश्यूज होते हैं वहां पे जो ग्रोथ होती है वो फ्लैट होती, फ्लैट सरफेस पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। कॉलीफ्लावर लाइक सरफेस जो होता है, कॉलीफ्लावर आपने देखा ना, उसका जो सरफेस होता है वो सिक्रीशन के लिए ज्यादा बेस्ट माना जाता है। तो जहां सिक्रिटरी ग्रोथ होनी होती है वो कॉलीफ्लावर शेप की होती है, और जहां पे आपका एब्जॉर्प्शन वाले टिश्यूज होते हैं वहां पे जो एक्सेसिव ग्रोथ होती है वो फ्लैट नेचर की होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो हमें क्या देखने को मिला? फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा। अब फियोक्रोमोसाइटोमा में भी आपको जो सिम्टम दिखाई देंगे वो सिंपैथेकोटोनिया के ही दिखाई देंगे। ठीक है, अब इसका आता है हीलिंग फेज। हीलिंग फेज, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज, कॉन्फ्लिक्ट लॉन्ग टाइम रह गया तो क्या हुआ? अब हीलिंग फेज में क्या होगा? रिजोल्यूशन ऑफ एक्सेसिव, with the resolution of conflict, the excessive cell proliferation with help of resolve with the help of microbes। अब जो यहाँ पे ग्रोथ हुई थी वो रिजॉल्व होगी किसके हेल्प से? माइक्रोब की हेल्प से। उसमें आ जाएगा आपका फंगाई है, ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि ये लोअर ब्रेन वाले हैं। यहाँ पे कौन से ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स पाए जाते हैं? फंगाई एंड टीबी बैक्टीरिया। तो अधिकतर टाइम आप हीलिंग फेज में आपको ये टीबी ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस होती है। ठीक है, इस ग्रोथ को आपको सिम्टम जो मिलने वाले वो सेम मिलने वाले, प्लस कुछ सिम्टम जैसे ऐड होंगे, वो पेन, स्वेलिंग एंड नाइट स्वेट, ये ऐड होगा। ठीक है, विद प्रोलॉन्ग हीलिंग लीड्स टू क्रॉनिक टीबी, जो मैं बताया अभी, इन द एड्रिनल मेडुला। क्यों क्रॉनिक टीबी? क्योंकि वहां पे ग्रोथ ज्यादा हो गई, वो ग्रोथ एक सिस्ट के फॉर्म में चली गई जो बाद में चल के एज ए टीबी डायग्नोस हो जाता है। अगर इफ रिक्वायर्ड माइक्रोब्स आर नॉट अवेलेबल, ग्रोथ बिकम इनकैप्सुलेटेड एंड परमानेंट ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस हार्मोन। यहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन का परमानेंट ओवर प्रोडक्शन मिलता है। इसमें एक और कंडीशन मिलती है जिसको हम बोल देते हैं एड्रिनल इनसफिशियंसी। ये थोड़ा मतलब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, क्योंकि हम जैसे सेकेंड लॉ में पढ़ रहे थे तो हमने वहां क्या पढ़ा था कि बॉडी को नॉर्मोटोनिया में रहने के लिए, एक नॉर्मल लाइफ को सस्टेन करने के लिए आपको सिंपैथिकोटोनिया और वेगोटोनिया, ठीक है, दोनों चीजों का एक बैलेंस में रिक्वायरमेंट होता है। कि डे टाइम में आपको सिंपैथिकोटोनिया एक नॉर्मल लेवल पे चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आप एक्टिव ही नहीं हो पाएंगे, आप स्लोनेस स्लिगनेस में ही रहेंगे। ठीक है, और नाइट में और रेस्ट पीरियड में आपको वेगोटेनिक फेज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्यों? एक एक काम करने वाला सिंपैथिकोटोनिया और एक रेस्ट करने वाला वेगोटोनिया। जो भी टिश्यूज काम करते हैं उनको रेस्ट भी चाहिए होता है। ठीक है, तो हम बीमार न तो सिंपैथिकोटोनिया की वजह से हो रहे हैं न तो नॉर्मोटोनिया की वजह से हो रहे हैं। हम बीमार तब हो रहे हैं जब इन दोनों का बैलेंस खराब हो रहा है। जब एक्सेसिव में सिंपैथिकोटोनिया आ गई या एक्सेसिव में नॉर्मोटोनिया आ गई तब हम बीमार पड़ते हैं। तो सिंपैथिकोटोनिया हमें चाहिए एक नॉर्मल लाइफ को सस्टेन करने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, इनसफिशियंसी की कंडीशन बनती है जहां पे एड्रिनल इनसफिशियंसी, एड्रिनल ग्लैंड फेल हो जाती है एक ऑप्टिमम हार्मोन्स के रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करने में। तो वो एक शॉक की कंडीशन होगी। क्यों? क्योंकि अब हार्ट बीट को चलाने के लिए भी आपको सिंपैथिकोटोनिया वाली सिचुएशन चाहिए ही चाहिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए चाहिए ही चाहिए। डिजीज तो ये तब हुआ जब ये ज्यादा हुआ, एक नॉर्मल लाइफ को सस्टेन करने के लिए ये चीजें
आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे आपको एड्रेनलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। हालांकि ये रेयर कंडीशन है, बट ये इमरजेंसी की कंडीशन होती है, यहाँ पे डेथ बहुत फ्रिक्वेंट देखा जाता है इस कंडीशन में। फिर हमारे पास बचता है एड्रिनल मेडुला में। एक्चुअली एड्रिनल मेडुला और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, इन सब का जो एक्सिस चलता है एक ही बनता है, तो इसके पैथोलॉजी एक दूसरे से लिंक रहते हैं। तो हमें अभी एड्रिनल मेडुला में केवल फियोक्रोमोसाइटोमा ही पढ़ना था, ठीक है। अभी आ जाता है हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब ये जो ऑरेंज कलर वाला पार्ट है ये है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और ये येलो वाला एड्रिनल मेडुला, ठीक है। मेडुला एंड कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स वाले पार्ट में हमें क्या देखना है, इट प्रोड्यूस हार्मोन मेनली। अब जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वहां से क्या क्या हार्मोन्स आ रहे हैं, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन एंड एंड्रोजन। यहाँ पे हमारे तीन मेन हार्मोन्स हैं, वो हैं कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन एंड एंड्रोजन। जबकि हमारे पास मेडुला में जो हार्मोन्स थे वो थे डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन। जबकि कॉर्टेक्स में क्या क्या है, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन एंड एंड्रोजन। In evolutionary term, the adrenal cortex develop from lymphatic tissue. अब ये जो एड्रिनल मेडुला है वो कहां से डेवलप हुआ था, मेडुलर इंटेस्टाइनल सेल से डेवलप हुआ था, जिसकी वजह से ये इंडोडर्मल ओरिजिन में आता है और जिसकी वजह से ये ब्रेन स्टेम से कंट्रोल होता है। जबकि हमारा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ये लिम्फेटिक टिश्यू की ओरिजिन है, जिसकी वजह से ओरिजिनेट फ्रॉम न्यू मेजोडर्म। सारे लिम्फेटिक टिश्यू कहां से ओरिजिनेट होते हैं, न्यू मेजोडर्म से, ठीक है। न्यू मेजोडर्मल टिश्यू से ओरिजिनेट होते हैं, जिसकी वजह से इसका कंट्रोल सेंटर हमें कहां मिलेगा, सेरेब्रल मेडुला में। कहां मिलेगा, सेरेब्रल मेडुला में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये लिम्फेटिक टिश्यू का बना होता है, तो लिम्फेटिक टिश्यू की ओरिजिन जो होती है वो हमारे न्यू मेजोडर्मल सेल की ओरिजिन होती है, और इसकी वजह से ये कंट्रोल होते हैं हमारे सेरेब्रल मेडुला से। कहां से, सेरेब्रल मेडुला। सेरेब्रल मेडुला, न्यू मेजोडर्म एंड लिम्फेटिक टिश्यू, ठीक है। अब क्या, अब ब्रेन लेवल पे देखें तो अभी अपर ब्रेन की बात आ गई, सेरेब्रल मेडुला की बात आ गई, तो यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर कोरिलेशन मिलेगा कि लेफ्ट साइड का जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, सॉरी, जो लेफ्ट साइड का एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसको, उसका कंट्रोल सेंटर आपको राइट साइड सेरेब्रल मेडुला में मिलेगा, और राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में मिलेगा, क्योंकि वहां पे काइस्मेटा का फॉर्मेशन होता है हमारे ब्रेन के रिले सेंटर्स में। जब वहां से न्यूरॉन्स आती है तो एक्स शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जो राइट साइड के फाइबर निकलते हैं वो लेफ्ट साइड की बॉडी को रेगुलेट करते हैं, और लेफ्ट साइड वाले राइट साइड वाली बॉडी को रेगुलेट करते हैं। तो अपर ब्रेन में हमें क्रॉस ओवर कोरिलेशन देखने को मिलता है। बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, अब इस यहाँ पे कॉर्टेक्स के लेवल पे हमें क्या कॉन्फ्लिक्ट मिलने वाले हैं, हैविंग चूजन द रॉन्ग पाथ। आपके पेशेंट में ड्यूरिंग केस टेकिंग आपको ये चीज मिलेगा, अगर उनको कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड कोई भी पैथोलॉजी है, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या मिलने वाला है, कॉन्फ्लिक्ट, हैविंग चूजन द रॉन्ग पाथ। हो सकता है कभी कभी पेशेंट आपको डायरेक्ट बता दे, कभी कभी ये कॉन्फ्लिक्ट आपको ऐसे बताएगा कि मुझे इस स्ट्रीम में जाना था, मुझे 12th में साइंस चाहिए था, लेकिन घर वाले ने बायो दिला दिया, मुझे लगता है मैं बायो में अच्छा नहीं कर पा, सॉरी, मैथ में मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बायो में ज्यादा बेटर काम कर पाता। तो ये कभी कभी तो पेशेंट बोल देगा कि मैं गलत चीज चूज कर लिया, मुझे ये चीज नहीं चाहिए थी जिसमें मैं हूं अभी। कभी कभी वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा, आपको सिचुएशन बताएगा, आपको समझना पड़ेगा कि इसने कहाँ रॉन्ग पाथ लिया है, ठीक है। ये तो एक हो गया मैथ एंड साइंस की बात, ठीक है। दूसरी चीज, आप जैसे जैसे किसी के पास दो जॉब अपॉर्चुनिटी थी, उसने एक को चूज किया, किसी भी कारणवश एक को चूज किया, लेकिन बाद में उसको रियलाइजेशन होता है मैंने जो चूज किया वो मुझे नहीं चूज करना था।
जबकि जो दूसरी वाले स्ट्रीम थी या दूसरी वाली जॉब थी वहां पे मैं बेटर कर सकता। तो ये जो रॉन्ग पाथ चूज करने का एक ये टाइप ऑफ गिल्टी है ना, कि मैंने मेरे से गलत हो गया, मैंने गलत चूज कर लिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रॉन्ग पाथ को चूज करने का जो एक फीलिंग है, जो इमोशंस है, यही आपका बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बनता है। किस केस में? एड्रिनल कॉर्टेक्स के केस में। ठीक है, दूसरा क्या है, ये तो एक चीज हो गई। दूसरा है बीइंग थ्रोन ऑफ कोर्स। ठीक है, बीइंग थ्रोन ऑफ कोर्स, हैविंग गोन इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन। अब मैं गलत दिशा में जा रहा हूं, या मैं गलत दिशा में जा चला गया हूं। जैसे अब इसकी सिचुएशन क्या मिलेगी, मैं पढ़ने में ठीक था, मेरे कुछ गैंगस्टर वगैरह टाइप के दोस्त हो गए, अब मैं रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, ये सिचुएशन आपको डायरेक्ट पेशेंट आके नहीं बोलेगा कि मैं रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया। आपको उनकी हिस्ट्री में देखना पड़ेगा कि ये, यानी कक्षा 10 तक या 12 तक ये अच्छे से पढ़ाई किया, अच्छा पढ़ रहा था, लेकिन 10th में या 12th में इसकी फ्रेंड सर्कल सही नहीं रही, गलत हो गई, जिसकी वजह से इसकी पढ़ाई चौपट हो गई और ये गुंडागर्दी करने लगा, या XYZ जो भी उसके साथ सफरिंग रही होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से मिलेगा आर्डिनल कॉर्टेक्स का कॉन्फ्लिक्ट जो मिलेगा। हैविंग मेड द रॉन्ग डिसीजन, मैंने गलत डिसीजन ले लिया। रॉन्ग चॉइस, मैंने अपनी चॉइस को रॉन्ग बना लिया। ये इसमें आप देख रहे हो ना, पूरे कॉन्फ्लिक्ट में आपको इमोशन जो देखने को मिलेगा, बेसिकली जो मेजरली मिलेगा वो गिल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? गिल्ट मिलेगा। अब यहां से आपको क्या और चीजें मिल रही, कि एड्रिनल कॉर्टेक्स की पैथोलॉजी में आपको गिल्ट वाले रूब्रिक भी देखने हैं। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स की पैथोलॉजी में आपके गिल्ट वाले, पछतावे वाले, डिसअपॉइंटमेंट वाले ऐसे रूब्रिक भी देखने हैं। ठीक है, केवल कॉन्फ्लिक्ट तो ये है ही है ही, साथ में आपको रूब्रिक भी ऐसे ही मिलने वाला है। जैसे रॉन्ग डन, मैंने गलत कर दिया, रॉन्ग डन। ठीक है, क्राइम कमिटेड, मुझसे गलती हो गई, मैंने पाप कर दिया, सिंड अवे। रिमोर्स, रिप्रोचेस वन सेल्फ, ये जो रूब्रिक्स हैं, जो गिल्ट वाले रूब्रिक्स हैं, वो यहाँ पे फिट होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं केवल वही हो, वो हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। आपका रूट जो जाएगा इसी इन एड्रिनल कॉर्टेक्स की पैथोलॉजी में, जो आप एंट्री करोगे, वो इन्हीं रूब्रिक से एंट्री करोगे, क्योंकि यही यही कॉन्फ्लिक्ट ये पैथोलॉजी लेकर आए हैं। ठीक है, आप उसको एंट्री यही बनाना पड़ेगा। अब कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज। ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में यहाँ पे क्या हो रहा है, इन कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज देयर इज सेल लॉस और नेक्रोसिस। कोई बताएगा यहाँ सेल लॉस मैंने कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में क्यों बोला? अगेन, बायोलॉजिकल लॉ नंबर 2, जहां पे हमने क्या पढ़ा था, कि दो रूल हमने बताए थे आपको। कोई भी टिश्यू और ऑर्गन जो ब्रेन स्टेम एंड सेरेबेलम से कंट्रोल होगा, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा, और हीलिंग फेज में उसका रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा, यानी वो रिमूव होगा। जबकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड मेडुला के कंट्रोल ऑर्गन जितने भी हैं, वहां पे एक्टिव फेज में नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, और हीलिंग फेज में उसका रिप्लेनिश देखने को मिलेगा, रीग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में सेल लॉस और नेक्रोसिस हो रही है। सेल लॉस और नेक्रोसिस प्रोपोर्शनली टू द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी। जितना ज्यादा टाइम तक कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव रहेगा, उतना ज्यादा यहाँ पे सेल का लॉस होगा, नेक्रोसिस होगा। अब बायोलॉजिकल पर्पस क्या है नेक्रोसिस का? द बायोलॉजिकल पर्पस ऑफ द टिश्यू लॉस is to decrease the production of hormones in order to force the individual to slow down on the wrong path। अब उस पेशेंट को रॉन्ग पाथ पे ले कौन गया? वो पर्टिकुलर हार्मोन्स। अब बॉडी को क्या है कि भाई
तूने ज्यादा हार्मोन सीक्रेट कर दिया, बंदा रॉन्ग पाथ पे चला गया, अब तेरे हार्मोन की सप्लाई कम कर तू। तो वो क्या करेगा, जो सेल हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं, रोज जो सेल हार्मोन्स को बना रहे हैं, बॉडी उन सेल को मार देती है, वहां पे नेक्रोसिस हो जाती है, न तो सेल रहेंगे, न तो एक्स्ट्रा हार्मोन सीक्रेट होगा, न ही बंदा रॉन्ग पाथ पे जाएगा। ठीक है, ये इसका बायोलॉजिकल पर्पस है, क्यों वहां पे सेल लॉस हुआ, क्योंकि ऑलरेडी वहां हार्मोन थे, वो हार्मोन उसको रॉन्ग पाथ पे लेके जा रहे हैं। तो सही पाथ पे रिवर्स बैक बॉडी क्या चाहेगी, अब आप सही राह पे आओ। हर हाल में आपकी बॉडी आपको बेटर बनाती है, आपको जिंदा रखती है। तो अब बॉडी क्या कर रही है, हालांकि बॉडी तो अच्छा कर रही है, बट वो हो रहा है बुरा। अब बॉडी क्या कर रही है, वहां का नेक्रोसिस करा के हार्मोन्स के सिक्रीशन को कम करना चाह रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जब यहाँ नक्रोसिस होती है, यहाँ पे कुछ पैथोलॉजी डेवलप होंगे, तो यहाँ पे इनिशियल में कुछ सिम्टम दिखाई देंगे, जैसे कि फीलिंग स्ट्रेस्ड, टायर्ड बिकॉज ऑफ लो कॉर्टिसोल। अभी हमने बोला ना, ये जरूरी है हमारे, हमें सिंपैथिकोटोनिया में ले जाने के लिए, बट अगर यहाँ पे नेक्रोसिस होने लगी, कॉर्टिसोल का लेवल कम, कॉर्टिसोल एल्डोस्टेरोन का लेवल कम होने लगा, तो वहां पे आपको स्ट्रेस्ड एंड टायर्ड फीलिंग आएगी। ठीक है, द कंडीशन ऑफ एन insufficient production of steroid hormones is termed hypoadrenalism और एडिसन डिजीज। कौन सी डिजीज, एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज क्यों हुई, क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स में नेक्रोसिस हो गया, जो कॉर्टिसोल हार्मोन को सिक्रीट कर रहा था, एल्डोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट कर रहा था, वहां के टिश्यूज का नेक्रोसिस हो गई। अब उनके पास वो कैपेसिटी पहले वाली नहीं रहेगी जिससे वो हार्मोन्स को रिलीज करते थे, और जो ये कंडीशन बनी, इस कंडीशन को नाम दे दिया जाता है एडिशन डिजीज। एडिशन को याद करने का सिंपल ट्रिक है कि ऐड होना, जहां चीजें कम पड़ती वहीं आप ऐड करते। ठीक है, तो यहाँ पे हार्मोन्स का सिक्रीशन कम पड़ा। अब कौन सी साइड इफेक्ट हो रही है, ठीक है, साइड इफेक्टेड इज डिटरमाइंड बाय हैंडेडनेस, मदर एंड पार्टनर। ठीक है, अभी कोई बताएगा कि अभी तक हम जब मेडुला पढ़ रहे थे, वहां पे हमने कोई हैंडेडनेस की बात क्यों नहीं की। हैंडेडनेस हमेशा आपको ब्रेन स्टेम में नहीं मिलेगी। ठीक है, हैंडेडनेस हमेशा आपको कॉर्टेक्स वाले पार्ट में मिलेगा। ठीक है, सेरेब्रम वाले पार्ट्स में मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान में रखने वाली चीजें। हालांकि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड फेमाइन प्रिंसिपल, राइट साइड मैनिस प्रिंसिपल। ठीक है, ये चीजें आपको यूनिवर्सल हैं, ये मिलेंगी ही मिलेंगी, बट जो हैंडेडनेस का रूल है, वो आपका ब्रेन स्टेम में काम नहीं करता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब जैसे हीलिंग फेज आता है, तो क्या होंगे यहाँ पे, एंड हीलिंग फेज में एड्रिनल का सिस्ट डेवलप होगा, एंड एड्रिनल सिस्ट डेवलप एट द साइट ऑफ नेक्रोसिस। अब जहां पे नेक्रोस और सेल की नेक्रोसिस हुई थी, वहां पे फिर से रिप्लेनिश होगा सेल का, तो वहां पे एक सिस्ट का फॉर्मेशन होगा। Within 9 months, provided there are no conflict relapses, the cyst harden and become an integral part of hormone producing function of adrenals। अगर वहां पे 9 मंथ तक कोई कॉन्फ्लिक्ट का रिलैप्स नहीं हो जाता, तो वही जो सिस्ट बनी है, वो धीरे धीरे हार्ड हो जाती है, और वहां पे वो एड्रिनल कॉर्टेक्स का पार्ट बन जाती है, और वहां परमानेंट एक्सेसिव अमाउंट में आपके हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं। ठीक है, दिस इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस हार्मोन, सर्व द पर्पस टू असिस्ट द ऑर्गेनिज्म इन स्टेइंग ऑन राइट ट्रैक। ठीक है, अब क्या चाह रही है, अब बॉडी, जब तक कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज था, बॉडी चाह रही थी राइट राइट पाथ की तरफ जाए, लेकिन अब हीलिंग पार्ट में, अब बॉडी चाह रही है जो हीलिंग पार्ट में, अगर वो राइट ट्रैक पे जा रहा है तभी तो हील हो रहा है, तो अब बॉडी चाह रही है राइट ट्रैक पे बना रहे, तो अब वो क्या करेगी, हार्मोन को बढ़ाएगी,
उसके लिए क्या किया उसने, सिस्ट डेवलप किया। ठीक है, सारा कुछ पर्पस से ही रिलेटेड है। अभी तक वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा था, तो जो सेल्स हार्मोन रिलीज कर रहे थे उसको वही बॉडी मार रही थी। लेकिन जब वो राइट पाथ पे आ गया, तो जो सेल्स सिक्रीट कर रहे थे वहां पे सिस्ट डेवलप कर दिया बॉडी ने, ताकि भाई अब तू भेज, अब बंदा राइट साइड पे जा रहा है, अब तू और हार्मोन भेज ताकि वो राइट साइड पे बना रहे, राइट डायरेक्शन में बना रहे, राइट चॉइस पे बना रहे। ठीक है, हर एक चीज का एक पर्पज है। In the conflict active phase, if the conflict active phase was intense, such an adrenal cyst can become quite larger, resulting in an excess production of adrenal hormones and term hyperadrenalism, term Conn's disease, CONN, Conn's disease, ठीक है, और कसिन सिंड्रोम, ओवर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल। अब इसी कॉर्टिसोल का जो जहां पे कम प्रोडक्शन हुआ था, जो एडिसन डिजीज थी, अभी यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। हालांकि दोनों ही केस में हमारा कॉन्फ्लिक्ट सेम रहेगा कि कहीं ना कहीं हमारा पेशेंट रॉन्ग पाथ पे गया है, रॉन्ग डायरेक्शन में गया है, रॉन्ग डिसीजन लिया है, रॉन्ग चॉइस को बनाया हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बचा है, कल ये चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, फिर हमें कल नेक्स्ट चैप्टर से किडनी पैरेन्काइमा हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी हम मेडिसिन का देख लेते हैं। ठीक है, जीएनएम में आज इतना। ओके, तो लास्ट में कल हम जो रूब्रिक पढ़ रहे थे उसमें दो इंपॉर्टेंट रूब्रिक पे बात हुई थी। पहला है डिवेल्स इवेंट्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल, यानी आपका पेशेंट बार बार उस उन इवेंट्स को याद करता है और उसके इमोशंस को फील करता है जो पास्ट में हो गए हैं, यानी वो उस कंडीशन, उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहा, उभर नहीं पा रहा है। ठीक है, बार बार उसी को याद कर रहा है। ठीक है, डेविल्स इवेंट्स ऑन पास्ट डिसएग्रीबल, यानी उस पास्ट में उसके साथ जो बुरी चीजें हुई हैं उससे वो उभर नहीं पा रहा, निकल नहीं पा रहा है। जैसे किसी का अब्यूज हुआ है पास्ट में, तो बार बार उसको वही चीजें याद आ रही, वही चीजें वो रिकॉल कर करके जैसे नेक्ट्रम है, नेक्ट्रम को क्या, नेक्ट्रम को पेन चाहिए। ठीक है, तो ये बार बार उसी पेनफुल इवेंट्स को याद करता है। इसकी बॉडी को, मतलब इसके सेल्स को, नेट्रम के सेल्स को ही पेन अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार वो उसी इवेंट्स को याद कर करके दुखी है। जैसे पेशेंट आता है ना, बोलता है वो घटना हो गई, वो सिचुएशन हो गई, उससे मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। तो वो क्या कर रहा, वहीं पे फंस गया है, उसी पास्ट इवेंट पे, जो कि डिसएग्रीएबल नहीं है। खुशी वाले इवेंट्स नहीं है, दुख वाले हैं, जो पेन देते हैं, जो किसी न किसी टाइप के बैड इमोशंस को देते हैं। आपका पेशेंट वहीं पे स्टक हो गया, उससे बाहर नहीं आ पा रहा है, या उसी चीज को बार बार सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास रूब्रिक आ जाता है डेविल्स इवेंट्स ऑन पास डिसएग्रीएबल, ये कल हम कर चुके थे। दूसरा है थिंग्स, ओके, रिपीट करना, डिवेल्स, DWELLS, डिवेल्स इवेंट्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल, ऐसे इवेंट्स जो पास्ट में हुए हैं, जो कि एग्रीएबल नहीं है। आपका पेशेंट बार बार उन्हीं चीजों को सोच रहा है, आपका पेशेंट बार बार उन्हीं चीजों के बारे में सोच सोच के उन्हीं इमोशंस में पड़ा हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जब आप केस टेकिंग ले रहे होगे, तो आपको पेशेंट बताएगा कि डॉक्टर साहब यहाँ पे इस ईयर में मेरे साथ ये घटना हुई, उसके बाद से डॉक्टर साहब मैं उसको भुला नहीं पा रहा, वो चीजें बार बार मेरे दिमाग में चलती रहती। मैं चाहता हूं कि मैं उस चीजों से निकल जाऊं, भूल जाऊं उस चीजों को, लेकिन मैं निकल ही नहीं पा रहा हूं, बार बार मेरा दिमाग वहीं पे जाके अटका हुआ है। तो ये है ड्वेल्स इवेंट्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल, ऐसे इवेंट्स जो पास्ट में हो चुके हैं, जो कि डिसएग्रीएबल है, उन्हीं के बारे में बार बार सोचे जाना, बार बार सोचे जाना। ठीक है, ये ऐसा कुछ सिचुएशन आपके केस में मिलेगा। या किसी का पास्ट में अब्यूज हुआ है, तो डॉक्टर साहब
मैं उस अब्यूज से निकल नहीं पाया, आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आज भी वो सोच के मुझे दुख होता है। तो ये क्या है, ये डिवेलिंग है। ठीक है। दूसरा जो रूब्रिक कल हुआ था वो है हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली। क्या है, हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली। कोई ऐसी सिचुएशन जो हॉरिबल थी, जो सैड स्टोरी थी, वो उस पेशेंट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। बट यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान देना है, जिसके साथ जिस जैसे एक बहुत पुरानी कहावत है, जाके पैर न फटी बेवाई ऊ का जाने पीर पर आई। तो इसका मतलब जो होता है, ये थोड़ा संस्कृत हो गया, तो इसका मतलब है कि जिसको पैरों में चोट नहीं लगी है वो पेन नहीं फील करेगा। तो हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरी उन्हीं को अफेक्ट करेगी जिनको ये इन पास्ट में, जिनको ये चीजें पास्ट में फील हुई हैं, जिन्होंने इन चीजों को महसूस किया है। जैसे किसी का अब्यूज हुआ है पास्ट में, ठीक है, मान लो जैसे अभी डेविलिंग में हमने देखा, किसी का अब्यूज हुआ और वो उस चीज से निकल नहीं पा रहा है। ठीक है, लेकिन हॉरिबल थिंग सैड स्टोरी में क्या है, यहाँ पे उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन जब आज भी जब वो उन चीजों को या किसी और के साथ होते हुए देखता है, तो वो चीजें उसको बीमार कर देती है, वो चीजें उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। जैसे किसी माँ ने अपने जवान बेटे का डेथ देखा हो, तो वो सोसाइटी में किसी कहीं भी डेथ के बारे में सुनती है तो वो फेंट हो जाती है। मतलब हॉरिबल थिंग सैड स्टोरी अफेक्ट हर प्रोफंडली। वो हॉरिबल डेथ जो उसके बेटे की हुई है, वो आज भी उसे प्रोफंड लेवल पे अफेक्ट डाल रही है। ठीक है। किसी के साथ पास्ट में अब्यूज हुआ है, आज वो जा रहा था चौराहे पे, उसने देखा कि किसी ने किसी और को अब्यूज कर रहा था, उसको क्या हुआ, अपनी स्टोरी याद आई और वो बीमार पड़ गया। यानी उसका जो हॉरिबल थिंग सैड स्टोरी थी, आज भी उसे प्रोफंडली में इफेक्ट कर रही है, प्रोफाउंड इफेक्ट दे रहा है। ठीक है। ये इस लेवल के रूब्रिक्स हैं। ठीक है, ये आसानी से मिलते हैं हमें केसेस में, इसलिए ये रूब्रिक्स इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने एक बार फिर से इन चीजों को रिपीट कर दिया। ओके, किसी को कोई दिक्कत और तो रिपीट नहीं करना है? ओके, ठीक है। फिर हमारे पास हमने कल एक रूब्रिक और पढ़ा था, एक्सक्लूसिव टू। हालांकि ये छोटा रूब्रिक है, इसमें 4-5 रेमेडी है, जैसे कलकेरिया, कार्सिनोसिन, नेट्रम्यूर, प्लेटिना, रूटा एंड स्पोंजिया टोस्टा। इसमें इतने ही रेमेडी हैं। एक्सक्लूसिव टू हम वहां पे ले सकते हैं जहां पे यूनिकनेस हो, ऐसा पेशेंट हो जो यूनिक हो। ठीक है, वेरी सेलेक्टेड, उसकी क्लॉथिंग भी वेरी सेलेक्टेड हो। ठीक है, स्पेशल हो, प्रेस्टीज हो, लग्जरियस हो, हाई स्टेटस का हो, रिस्पेक्टफुल हो, जिसको देख के आपके अंदर एक रिस्पेक्ट आए, यार वाह क्या बंदा है, इसके लिए रिस्पेक्ट आए। तो ये आप इनको पकड़ोगे कैसे, एक्सक्लूसिव टू को पकड़ोगे कैसे? हाईली क्वालिफाइड होगा, ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा, बातचीत करने का तरीका अच्छा होगा, मतलब ओवरऑल वो एक रिस्पेक्टफुल बंदा होगा। वहां पे आप एक्सक्लूसिव टू ले सकते हो। ठीक है, केवल पहनावे पे नहीं लोगे, केवल बातचीत पे नहीं लोगे, केवल अपीयरेंस के बेसिस पे नहीं लोगे, केवल पढ़े लिखे होने के बेसिस पे नहीं लोगे, बल्कि एक्सक्लूसिव टू ओवरऑल उसके ग्रोथ पे लोगे, ओवरऑल उसके ऑरा पे लोगे। ठीक है। फिर हमने कल देखा था इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। ठीक है, ये कॉमन रूब्रिक है, सबको आई थिंक पता होता है कि कहीं भी इनजस्टिस होता है, ये लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, उसके अगेंस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें टॉप लेवल पे आती है हमारी कॉस्टिकम एंड मर्क नक्स। ठीक है, नेट्रम ही है लेकिन 1 या 2 मार्क में पड़ी हुई है। ठीक है, अब इसमें जैसे अभी हमने गिल्ट वाले देखे ना, कॉन्फ्लिक्ट, अब गिल्ट के कुछ रूब्रिक आते हैं, जैसे रिमोर्स, रिपेंटेंस। दूसरा है रिप्रोचेस ऑन सेल्फ एंड अदर। ठीक है, ये दोनों गिल्ट के रूब्रिक हैं।
रिमोर्स, पछतावा, ठीक है। अब पछतावा हो गया, मैंने गलत कर दिया, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, घर वाले मुझे पैसा दे रहे थे पढ़ने के लिए, मैंने दोस्तों के साथ गप्पेबाजी में उड़ा दिया, मैंने दोस्तों के साथ गलत संगत में पढ़ के गलत चीजें करना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे रियलाइज हुआ है, अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने गलत किया। ये रिपेंटेंस। रिप्रोचेस क्या है? रिप्रोचेस मैंने गलत किया, इसमें दो दो चीजें आती है, एक सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है। रिप्रोचेस वन सेल्फ, रिप्रोचेस अदर। कुछ लोग होंगे वो अपनी सिचुएशन बोलेंगे मेरे दोस्त गलत मिल गए, ठीक है, मेरे दोस्त गलत मिल गए, उन्होंने मुझे गलत कर दिया, ये क्या है? रिप्रोचेस अदर। दूसरा रिप्रोचिंग ऑन सेल्फ, यानी दोस्त तो गलत थे, लेकिन मैं तो समझदार था, मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत दोस्तों को चूज किया। ये क्या है? रिप्रोचिंग वन सेल्फ, यानी मैं खुद को रिप्रोच कर रहा हूं। दूसरे में क्या था? मेरा सिचुएशन ऐसा हो गया, मतलब वो होते हैं ना कुछ हर केस में जो कारण खोज लेते हैं कि इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। ये रिप्रोचिंग अदर्स है, मेरी गलती थी, मेरी वजह से ऐसा हुआ। ये रिप्रोचिंग वन सेल्फ, ठीक है। जैसे ये एक्चुअली ये शुरू ही ऐसे होता है, जो गिल्ट का जो रूब्रिक का एक लेवल होता है ना, ऐसे ही शुरू होता है। जैसे सुपरफिशियल टू डीपर हम जाएंगे तो हमें देखेगा रिमोर्स, रिपेंटेंस, रिप्रोचेस, क्राइम कमिटेड, क्रिमिनल, सिंड अवे। तो ये सीरीज ही ऐसे ही चलती है, ठीक है। तो ये कुछ गिल्ट के पार्ट्स हैं नेक्टम के, ठीक है। फिर आता है लव एनिमल फॉर। ये क्या है? लव एनिमल फॉर, यानी इसको एनिमल बहुत पसंद आते हैं, पपीज बहुत पसंद आते हैं, छोटे जानवरों के छोटे बच्चे जानवरों को रोटी खिलाता फिरेगा, ठीक है, जानवरों के साथ खेलेगा, जानवरों को पालतू बनाएगा, ठीक है। ये लव एनिमल फॉर ये आसानी से आपको मिल जाता है केसेस में। ज्यादातर आपको छोटे बच्चों में ये चीजें मिल जाती हैं, बड़ों में तो दो चीजें आपको यहाँ पे फिर एक होता है ना, आप सिंपैथेटिक हैं तो भी आप एनिमल के लिए करेंगे। लव फॉर एनिमल वो आपको अलग दिखेगा, वो ज्यादा दिखेगा, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी करने की। लेकिन सिंपैथेटिक वो सबको करेगा, ठीक है। जो सिंपैथेटिक होगा उसमें एनिमल के लिए लव होगा ही होगा। लेकिन जो लव फॉर एनिमल होगा वो उसे एनिमल ज्यादा पसंद है, वो कुछ कर्म दिखेगा आपको, वो जानवरों के लिए कुछ करता हुआ मिलेगा, ठीक है। ऐसे तो सब बोलेंगे मुझे जानवर बहुत पसंद है, मैं उनकी केयर करता हूँ, लेकिन रियल लाइफ में जब आप उसकी हिस्ट्री ले रहे हो तो वो कर क्या रहा है उनके लिए, ठीक है। ये कुछ मेरे अकॉर्डिंग कुछ ये करने वालों में यहाँ पे कर्म ज्यादा है, करने वाले रूब्रिक्स हैं जहां पे वो कुछ कर रहा है, केवल फील नहीं कर रहा, वो कर रहा है। जैसे कॉस्टिकम एंड मर्ग जो होते हैं उनको इनजस्टिस फील होता है, लेकिन वो उनके लिए करते हैं। लेकिन वहीं स्टेप भी है, उसको भी इनजस्टिस फील होता है, लेकिन वो कुछ करता नहीं, बस फील करता है। तो कुछ उसी तरह ये भी है, लव फॉर एनिमल एंड सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक आप होगे तो आपको चीजें फील होगी, लेकिन जरूरी नहीं वहां आप कुछ करोगे ही करोगे। लेकिन लव फॉर एनिमल में आप उसको आपको दिखेगा, अफेक्शंस दिखेंगे एनिमल के लिए, ठीक है। अब हमारे पास एक रूब्रिक आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये इननेट करेक्टर है, ये डेवलप नहीं करता। जैसे अब इसी का एक मैनिफेस्टेशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, लाइफ बर्डन, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबल होगा वही रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करेगा, ठीक है। और वो क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, तो वो इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अट्रैक्ट कर लेता है कि आगे चल के उसके लिए वो बर्डन बन जाती है। तो नेक्टर म्यूर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो नेक्टर म्यूर कैसे बनता है? नेक्टर म्यूर में डेड मदर है, मदर की डेड है, मदर डेड है तो एक ही पेरेंट्स है घर में। अब अकेला फादर, अब इस बच्चे में अर्ली जिम्मेदारी की भावना आने लगती है, जहां से ये रिस्पॉन्सिबल होने लगता है अपने भाई बहनों के लिए, अपने सिंगल पेरेंट्स के लिए। तो ये धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल बनता चला जाता है, ठीक है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट कहां से होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरतें आदमी को रिस्पॉन्सिबल बना देती है कि ऐसा क्या लाइफ सिचुएशन में हुआ जहां पे ये रिस्पॉन्सिबल हो गया। ठीक, ये आपको देखना पड़ेगा उस पेशेंट में, उस पर्टिकुलर पेशेंट में। जैसे एक केस था, हाँ, एक केस था वहां पे जो मदर फादर एंड 3 चाइल्ड थे, जिसमें सबसे छोटा भाई था, लड़का था, और 2 उसकी सिस्टर थी। फादर की सडन डेथ हो जाती है, ठीक है, फादर की सडन डेथ हो जाती है, जिसके बाद दोनों सिस्टर एंड मदर की जिम्मेदारी, ये क्या है? ये है बर्डन। ये क्या है? ये बर्डन है। क्यों? क्योंकि फादर की डेथ जो हुई ये अननेसेसरी का डेथ था, ठीक है। यहां ये नहीं चाह रहा था कि फादर की डेथ हो, मैं जिम्मेदारी लूं, बट ऐसा हुआ, जबरदस्ती की जिम्मेदारी इसके ऊपर आई, बर्डन आया। बट जब मैं उसकी हिस्ट्री में गया तो मैंने पाया ये उसके जो अटेंडेंट थे उन्हें बताया ये शुरू से ही बहुत जिम्मेदार था। फादर की हेल्प करना, मदर की हेल्प करना, बहनों के लिए करना, ठीक है, सबकी केयर करना, कोई भी बीमार हुआ उसको उसकी मेडिसिन से लेकर उसकी सारी जरूरतों का ख्याल रखना, ये क्या, ये उसे रिस्पॉन्सिबल बनाया। आगे चलते चलते यही रिस्पॉन्सिबिलिटी ने उसको बर्डन दे दिया, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छा रूब्रिक है, रेमेडी भी अच्छी अच्छी है इसमें, इसको बट आपको क्रॉस वेरीफाई किया करना पड़ेगा कि जो सिचुएशन आई उसी से ये रिस्पॉन्सिबल हुआ या बाय बर्थ, बर्थ के बाद से ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। टाइम ज्यादा हो गया तो आज के लिए बस इतना ही। कल या परसों 2 या 3 दिन में ये मैटर खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके फियर्स में भी काफी अच्छे अच्छे रूब्रिक्स हैं, ड्रीम में 2-4 अच्छे रूब्रिक्स हैं, वो हम पढ़ने के बाद ही इसका डिफेंडिंग एंड डिफेंडिंग स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। Thank you. Thank you.